वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज हु वर द आर्यंस। एंड दिस टॉपिक कैन बी कंसिडर्ड द मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक इन हिस्ट्री, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन यूरोप ऑल्सो। और ऑब्वियसली दोनों जगह इसको डिस्कस करने के लिए पर्सपेक्टिव और रीजन्स अलग अलग हैं। हम इंडियंस इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हम इस पर डिबेट करते हैं कि आर्यंस वो इंडिजिनस और फॉरेनर्स, वो देसी हैं कि विदेशी हैं। जबकि यूरोपियंस ये मानते हैं कि द आर्यन रेस इज द प्योरेस्ट एंड द मोस्ट सुपीरियर रेस ऑफ द वर्ल्ड। तो उनके यहाँ डिस्कशन इसलिए होता है कि ये आर्यंस, ओरिजिनल आर्यंस हैं कहाँ, सबसे सुपीरियर रेस ये है तो ये कहाँ है, इनकी प्योरिटी कहाँ है, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। और हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि देसी हैं कि विदेशी हैं। चाहे पर्सपेक्टिव कोई भी हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि दिस इज द मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया एंड यूरोप ऑल्सो। ओके, लेकिन जब हम आर्यन वर्ड यूज करते हैं तो आर्यन को लेकर के अलग अलग कंसेप्ट है कि हु वर द आर्यंस। इसको लेकर के कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि आर्यन, द टर्म आर्यंस कम्स फ्रॉम अ बायोलॉजिकल रेस। बायोलॉजिकल रेस का मतलब है कि आर्यन कौन है, ये कोई बायोलॉजिकल रेस है, ठीक है। जबकि कुछ और स्कॉलर मानते हैं कि इट इज सिंगल जेनेटिकली प्योर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशली करके जो जर्मन स्कॉलर्स थे और नाजी स्कॉलर्स थे, वो ऐसा मानते थे कि जो आर्यंस हैं वो क्या है, पूरी दुनिया की सबसे प्योर पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद जब वैदिक कल्चर को रीड किया जाने लगा एंड वैदिक टेक्स्ट को रीड किया जाने लगा, तो उसके बाद कुछ स्कॉलर्स का कंक्लूजन आया कि आर्यंस वर अ कल्चरल कम्युनिटी। कल्चरल कम्युनिटी का मतलब है कि एक कल्चर को फॉलो करने वाले, चाहे उनका रेस कुछ भी हो, मतलब अलग अलग रेस के लोग थे, मंगोलाइड थे, निग्रिडो थे, एस्ट्रोलाइट्स थे, ये सभी मिल करके आर्यन कम्युनिटी को बनाते थे। क्योंकि वो क्या थे, एक कल्चरल कम्युनिटी थे, जो एक कल्चर को फॉलो करने वाले किसी भी रेस के लोग हों, किसी भी बिलीव के लोग हों, वो सभी जो एक साथ रहते थे, एक कल्चर को फॉलो करते थे, वो आर्यंस थे। ओके, फिर उसके बाद और भी कंसेप्ट आए कि आर्यंस कुछ और नहीं बल्कि एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है एंड एक ऐसा ग्रुप जो कि एक कॉमन लैंग्वेज बोलता है, वो चाहे किसी भी रिलीजन को मानता हो, किसी भी बिलीफ में हो, किसी भी रेस के साथ हो, वो सभी क्या है, आर्यंस है। ऐसा कंसेप्ट धीरे धीरे आने लगा इन इंडिया ऑल्सो। हमारे यहाँ, क्योंकि आर्यंस का मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है, धर्म है, उन धर्म के साथ सभी, लेकिन आर्यंस नॉन आर्यंस का मिक्स हो रहे थे। तो वैदिक कल्चर जो डेवलप हुआ उसमें अलग अलग बिलीफ सिस्टम को मानने वाले लोग थे, अलग अलग रेस वाले लोग थे, लेकिन सभी क्या कहलाए, सभी आर्यंस कहलाए। ओके, एक दूसरा डिबेट भी आता है इंडिजिनस और फॉरेनर्स का, लेकिन जब हम इसको समझ लेंगे कि हु वर द आर्यंस और हमारा कंक्लूजन फाइनल हो जाएगा, तो हम इसके कंक्लूजन के भी काफी निकट आ जाएंगे। बट दोनों टॉपिक को एक साथ एक ही वीडियो में डिस्कस करना, इट विल मेक वीडियो साइज वेरी लेंथी। तो हम इसको दो सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके इंडिजिनस एंड फॉरेन ओरिजिन को डिस्कस करेंगे। ओके, एक फ्रेंच स्कॉलर थे ऑर्थर डी गोविन्यू। फ्रेंच स्कॉलर, नाम था ऑर्थर डी गोविन्यू। इन्होंने ही पहली बार आर्यन रेशियल थियरी प्रपोज की। आर्यन racial theory, and he claimed that the Aryans were the most superior and purest race of the world, and इसके लिए उन्होंने अपने इस थियरी को कहा कि मेरी जो थियरी है, इसको इन्होंने नाम दिया साइंटिफिक रेशियल थियरी, और कहा कि मेरी थियरी साइंटिफिक है एंड ही प्रूव दैट द आर्यंस वर द मास्टर रेस ऑफ द वर्ल्ड। वो सबसे प्योरेस्ट और सबसे सुपीरियर रेस के रूप में आर्यंस को इन्होंने ऑर्थर डी गोविन्यू ने डिक्लेयर कर दिया।
उसके बाद क्योंकि जो जर्मन्स थे वो मानते थे कि दे वर द मोस्ट सुपीरियर एंड प्योरेस्ट रेस ऑफ द वर्ल्ड। तो जब ऐसा यूरोप में एक सराउंडिंग एक माहौल बनने लगा कि आर्यन सबसे प्योरेस्ट रेस है, तो अब जर्मन्स ने क्लेम करना शुरू किया कि वी आर द आर्यंस, क्योंकि आर्यन सबसे सुपीरियर हैं और हम सबसे सुपीरियर हैं तो हम ही आर्यंस हैं। ओके। और इसी में एक एच.एस. चेम्बरलिन करके एक जर्मन स्कॉलर थे, एच.एस. चेम्बरलिन, एंड इन्होंने क्लेम किया कि जो आर्यंस हैं उनका जो ओरिजिनल प्लेस है, ओरिजिनल प्लेस ऑफ आर्यंस इज जर्मनी। अब इससे पहले जो ऑर्थर डिगोबेन्यू ने क्लेम किया था आर्यन मास्टर रेस थियरी, तो उन्होंने कहा था कि आर्यन का जो ओरिजिनल प्लेस है वो नॉर्डिक रीजन है, नॉर्डिक रीजन से आर्यंस पूरी दुनिया में फैले हैं और वही सबसे प्योरेस्ट जो रेस है वहां ओरिजिनल प्लेस है। लेकिन एच.एस. चेम्बरलिन का पूरा नाम है ह्यूस्टन स्टुअर्ट चेम्बरलिन, तो उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि नहीं नहीं, ओरिजिनल जो आर्यन का प्लेस है वो जर्मनी है, और उसको क्या कर दिया, आर्यन कंसेप्ट का जर्मनाइजेशन हो गया। अब आर्यन कंसेप्ट का जर्मनाइजेशन हो गया तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिटलर का रूल आता है और नाजी आइडियोलॉजी जब डेवलप होने लगी, तो हिटलर ने इसको और ज्यादा प्रमोट करना शुरू किया। एंड हिटलर ने क्या किया, जो आर्यन रेशियल थियरी है उसको क्या बना दिया, उसको रेडिकली पॉलिटिसाइज कर दिया। आर्यन थियरी को क्या कर दिया, रेडिकली पॉलिटिसाइज कर दिया। कि कैसे पॉलिटिसाइज कर दिया का मतलब है कि उसने ऐसा कहना शुरू कर दिया क्योंकि आर्यंस आर द सुपीरियर, द मोस्ट सुपीरियर रेस, प्योरेस्ट रेस ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए ओनली दे हैव द राइट टू रूल द वर्ल्ड। इसलिए जहां भी दुनिया में कहीं भी रूल करने की बात आएगी तो सिर्फ आर्यंस को ही पूरी दुनिया पर रूल करना चाहिए। एंड वी आर द आर्यंस, इसीलिए हम ही पूरी दुनिया पर रूल करेंगे, यही सबसे सही जस्टिफिकेशन है। एंड इसी जस्टिफिकेशन के थ्रू उसने अपने होलोकास्ट को भी जस्टिफाई कर दिया कि क्योंकि हम सबसे सुपीरियर हैं तो हम किसी से इंफीरियर कैसे हो सकते हैं, हम ना तो इकोनॉमिकली भी ना ही पॉलिटिकली भी। और क्योंकि होलोकास्ट में जो यहूदीज हैं वो जर्मन इकोनॉमी को काफी स्ट्रांगली लीड करते हैं, तो वो हमारे से इकोनॉमिकली सुपीरियर हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि सबसे सुपीरियर होने का राइट किसके पास है, आर्यंस के पास, और हम जर्मन आर्यंस हैं। ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, पूरा एक आर्यन रेशियल थियरी में हायरार्किकल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। और इसने आर्यंस रेशियल थियरी में हायरार्की को प्रमोट कर दिया कि सबसे ऊपर दुनिया की सबसे प्योरेस्ट रेस है आर्यन रेस। अब जब आप ऐसा कोई क्लेम करते हैं तो आपको फिर उसको प्रूव करना पड़ता है। एंड टू प्रूव देयर क्लेम इन 1938 एक बहुत फेमस 1938 में क्या हुआ कि जो हिटलर ने होलोकॉस्ट किया था उसका जो एक आर्किटेक्ट था और उसकी जो नाजी पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर था हेनरिक हिमलर। अब ऑब्वियसली आप लोगों ने ये पिक देखा होगा उसका, ही इज हेनरिक हिमलर। और इसने हेनरिक हिमलर ने टू डिस्कवर द ओरिजिनल बर्थ प्लेस ऑफ आर्यंस एंड ओरिजिनल आर्यन सर्वाइव्ड, ये ढूंढने के लिए कि भाई, क्योंकि वो सभी को पता था कि जो आर्यन पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया में अलग अलग जाकर के मिक्स हो गई है नॉन आर्यंस के साथ, तो अब उनकी जो प्योरिटी है, जो ब्लड प्योरिटी है, वो अभी तक सर्वाइव नहीं कर रही है। तो टू डिस्कवर द प्योरेस्ट आर्यंस विथ ब्लड ही मेड अ मिशन, उसने एक मिशन फॉर्म किया, ठीक है, ऑफ 5 मेंबर मिशन। और उस 5 मेंबर मिशन का टास्क क्या था,
टू डिस्कवर द ओरिजिनल बर्थ प्लेस ऑफ आर्यंस, ओरिजिनल बर्थ प्लेस और ओरिजिनल ब्लड ऑफ आर्यंस, कि भाई अब ओरिजिनल आर्यंस कहां बचे हैं। ठीक है, तो और इस बात को एक इंडियन स्कॉलर हैं वैभव पुरंदर, क्या नाम है उनका, वैभव पुरंदर, इन्होंने एक बुक लिखा है वैभव पुरंदर, एंड ही रोट अ बुक नेम्ड हिटलर एंड इंडिया। ठीक है, तो ये बुक थोड़ा सा बड़ा है, उस पूरे बुक का नाम है हिटलर एंड इंडिया, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिज हेटेड फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल। तो इस हिटलर एंड इंडिया, इस बुक में वो लिखते हैं कि हेनरिक हिमलर ने ये जो 5 मेंबर मिशन भेजा, पर्सपेक्टिव क्या है कि पूरे दुनिया से प्योरेस्ट आर्यन का जो रेस है उसको ढूंढना और उनके ओरिजिनल बर्थ प्लेस का पता लगाना। तो इसके लिए उन्होंने इंडिया एंड तिब्बत के रीजन में 5 मेंबर मिशन को सेंड किया कि जाओ भाई सबसे पहले इंडिया एंड फिर तिब्बत जाओ। अब इंडिया के बारे में जो हिटलर का मानना था, क्योंकि वो भी मानता था कि आर्यंस केम इन इंडिया अराउंड टू 1500 BCE। अब हिटलर क्या मानता है कि आर्यंस कब आए इंडिया में, तो अराउंड 1500 BCE के आए, क्योंकि ये जो जर्मन स्कॉलर्स थे स्पेशली करके मैक्स मूलर, उन लोगों ने यही डेट फिक्स किया था आर्यंस का। तो हिटलर मानता था कि 1500 BCE में आर्यंस केम टू इंडिया एंड उन्होंने नन आर्यंस के साथ अपनी मिक्सिंग कर ली एंड दे कमिटेड अ वेरी लार्ज वेरी हिनियस क्राइम। तो वो इंडियंस को अब बहुत अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि मानता था कि इन्होंने ऐसा क्राइम किया है जो कि पनिशेबल है, मतलब उसको माफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने नॉन आर्यंस जो यहाँ के इंफीरियर रेस है, क्योंकि आर्यंस सुपीरियर हैं और यहाँ की जो इंफीरियर रेस है उनके साथ मिक्सिंग कर ली अपनी। तो ये बहुत बड़ा क्राइम था, इसीलिए वो इंडियंस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा था एंड इवन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता था। वो बार बार अपने भाषण में वो उनको अपोज करता था और कहता था कि शायद यूरोपियंस के अंदर कंट्रोल में रहते हुए जो प्योर आर्यन ब्लड है इंडियंस का, वो शायद खोल जाए और फिर वहां से उनका प्योर आर्यन जो प्रेस्टीज है वो निकल के आ जाए। तो इसीलिए इंडिया में जो यूरोपियन डोमिनेंस है वो जस्टिफाइड है। हालांकि बाद में हम सभी जानते हैं जब सुभाष चंद्र बोस जी जब वहां गए और जाकर के हिटलर के साथ मीटिंग हुई एंड उनसे मिलने के बाद उसका रियलाइजेशन उसका जो थॉट था वो बदल गया एंड ही स्टार्टेड बिलीविंग कि अभी भी वहां पर प्योरेस्ट आर्यंस हैं और इसीलिए इंडिया को फ्रीडम स्ट्रगल मिलना चाहिए, इंडिया फ्री होना चाहिए। तो ये हिटलर का अपना मानना था। लेकिन उन्होंने इंडिया में एंड इंडिया के साथ तिब्बत में जो मिशन सेंड किया 1938 में, उसके पीछे एक और लॉजिक था एंड द लॉजिक वाज कि पूरी यूरोप में एक टेल चलता था, एक मैथोलॉजिकल स्टोरी चलती थी कि इन एक किसी बहुत पुराने एज में एक मैथोलॉजिकल सिटी हुआ करती थी और उस सिटी का नाम था अटलांटिस। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिटी? अटलांटिस। अ सिटी नेम्ड अटलांटिस। और ये कहां था? ये था अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन इन बिटवीन इंग्लैंड एंड पुर्तगीज। इंग्लैंड एंड पुर्तगाल के बीच में कहीं एक आइलैंड था, उस आइलैंड पर यह सिटी बनी हुई थी, नेम्ड वाज अटलांटिस। ठीक है, और यहीं पर वो जो प्योरेस्ट ब्लड आर्यंस थे वो रहा करते थे। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से एक डिवाइन थंडरबोल्ट आता है, अचानक से आसमान से बहुत तेज बिजली कड़कती है और वो जो आइलैंड था वो कोलैप्स कर गया, टूट गया, खत्म हो गया। तो जो वहां पर आर्यंस थे वो वहां से भाग करके एंड पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गए, फैल गए एंड दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द वेरी हाई प्लेस, हाई लैंड, जहां पर कि वो परमानेंटली सर्वाइव कर सके, क्योंकि उनको अब पानी से डर लगता था कि अगर हम कहीं
नियर टू वाटर रहेंगे तो वहां पर हो सकता है फ्लड आ जाए और हम डूब जाएंगे। तो इसीलिए दुनिया के हाई हिल्स को ढूंढना शुरू किया एंड दे केम नियर बाई हिमालय माउंटेन्स। और इसीलिए माना जाता था कि इंडिया एंड तिब्बत में ओरिजिनल आर्यंस आकर के सेटल्ड हो गए। ठीक है, अब हिमालय रीजन में आ गए तो इसीलिए हेनरिक हिमलर ने और हिटलर के कहने पर 5 मेंबर मिशन 1938 में तिब्बत भेजा। अब वो जब तिब्बत आ रहे हैं तो उन्होंने तिब्बत में जो डिस्कवरी की इन तिब्बत, अब ये पिक्चर देखिएगा आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि वो यहां पर, इसमें ये बीच में जर्मन्स हैं, तिब्बतियंस के साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ बैठ करके उन्होंने बहुत सारी बातें की एंड फाइनली दे रीच्ड एट द कंक्लूजन की तिब्बत में अगर ओरिजिनल आर्यंस हैं, उन्होंने तिब्बत के लोगों का ब्लड सैंपल, थंबनेल्स एंड उनके चेहरे का जो स्ट्रक्चर था वो सब कुछ इकट्ठा किया, कलेक्ट किया एंड बहुत सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए, वहां पर खूब सारा काम किया। लेकिन इन बिटवीन अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ था और तभी क्या होता है कि इन 1939 क्योंकि 1938 में यह मिशन आया था एंड 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो इनको फिर से ऑर्डर आ गया कि यू मस्ट रिटर्न टू जर्मनी वेरी सून। तो उनको वापस जर्मनी रिटर्न करना पड़ गया। तो उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी दे रीच्ड एट द कंक्लूजन कि ये जो तिब्बतन्स हैं हो सकता है कि वो ओरिजिनल आर्यंस हों, लेकिन जो ओरिजिनल आर्यन प्राउड है, जो डिग्निटी है, जो सुपीरियरिटी है, वो इनमें मिसिंग है। एंड देयर में बी अ लॉजिक बिहाइंड इट कि वो बहुत लंबे टाइम से पूरे दुनिया से एलिनेटेड रहे हैं, अलग थलग रहे हैं, तो शायद इसीलिए उनके अंदर की वो जो सुपीरियरिटी थी, क्योंकि उनको फिर फाइट वाइट करने का मौका मिला नहीं, सबसे अलग थलग शांत रह गए, कभी लड़ने वड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उनके अंदर का जो रेशियल प्राउड था वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने, स्पेशली करके हिटलर ने, आर्यन रेशियल थियरी एंड उनमें आर्यन रेशियल हायरार्की को प्रमोट करके ये थियरी ला करके जर्मन रेस को बहुत ज्यादा सुपीरियर डिक्लेयर करने की कोशिश की। तो आर्यन रेस बन गए अब तक कि आर्यन रेस है, कोई एक ही रेस है, कोई एक प्योर ब्लड है। बाद में जब ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हो रहा है और इंडिया में स्पेशली करके जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने ऋग्वेदा को रीड करना शुरू किया, तो आफ्टर रीडिंग ऋग्वेदा दे रीच्ड एट द कंक्लूजन दैट कि जो आर्यन रेस है, आर्यन रेशियल थियरी जो है वो क्या है, माइथोलॉजी है। देयर इज नो एनी रेस इन द वर्ल्ड नेम्ड आर्यंस। उन्होंने कहा दुनिया में कोई ऐसी रेस नहीं है जो आर्यन नाम की रेस हो। ठीक है, एंड दे क्लेम दैट द आर्यंस वर अ लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब उन्होंने क्या क्लेम किया कि आर्यंस क्या है? सबसे पहले उनका क्लेम आया कि आर्यंस कौन है आर्यंस? अ कल्चरल कम्युनिटी, कल्चरल कम्युनिटी। और ऐसा क्लेम उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जब उन्होंने ऋग्वेदा को रीड किया, क्योंकि आर्यन की सबसे फेमस बुक कौन सी है? ऋग्वेदा। तो जब ऋग्वेद को रीड किया तो उसने देखा कि उसमें अलग अलग रेस के लोग दिखते हैं। उनमें जो स्टोरीज हैं वो आर्यंस, नॉन आर्यंस सभी एक दूसरे से मिल करके रह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जो अलग अलग रीजन की हैं और उसके लोग भी उसके साथ मिक्स होकर के रह रहे हैं। तो ये, और सबको आर्यंस कहा जा रहा है, सबको आर्य कहा जा रहा है। दिस मीन्स कि आर्यंस कोई एक रेस नहीं है, बल्कि एक कॉमन ग्रुप है जो कि क्या करती है? जो कॉमन कल्चर को फॉलो करती है। ओके, जिसमें कि चाहे उनका एक ब्रॉडर कम्युनिटी ग्रुप उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दिए कि जो अपना लैंग्वेज शेयर करते हैं, रिचुअल शेयर करते हैं, रिलीजियस कल्चर शेयर करते हैं, और चाहे उनका जो पोएटिक ट्रेडिशन था जिसमें कि वो वेदास लिखते थे वो शेयर करते हैं, या फिर जो सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, विदर्थ, गण, सभा, समिति जैसे, इन सबको जो भी ग्रुप शेयर करता है वो सभी ग्रुप कंबाइंड रूप से आर्यन कहलाया। ठीक है,
तो देयर इज एट कंक्लूजन कि आर्यन कोई रेस नहीं है। आर्यन क्या है? आर्यन एक कल्चरल ग्रुप है जो भी उस कल्चर को फॉलो करता है, चाहे वो किसी भी रेस का हो, द्रविडियन रेस का हो, निग्रिटो रेस का हो, और मंगोलाइड हो, या फिर ऑस्ट्रेलियस रेस, किसी भी रेस का हो, सभी कंबाइंड रूप से क्या है? आर्यंस है। और मैक्सिमम मॉडर्न स्कॉलर्स इसी को मानते हैं कि आर्यंस क्या है? एक कल्चरल कम्युनिटी है, वो कोई जाति, धर्म, वर्ण वाली से जुड़ी हुई या फिर रेस से जुड़ी हुई नहीं है। सभी मिल करके एक आर्यंस ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जो भी आर्यन कल्चर को फॉलो करता है वो आर्यन है। लेकिन ये तो था, ये आज भी वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन इसमें एक और थोड़ा डीप में जाकर के रिसर्च हुआ जब सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई। सर विलियम जोन्स, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई बंगाल में, गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के साथ मिलकर के, उसके कहने पे। एंड इन 1786 विलियम जोन्स रिच्ड इन 1786 he announced a declaration कि आर्यंस इज अ लिंग्विस्टिक ग्रुप। इन्होंने एक डिक्लेरेशन अनाउंस किया कि आर्यंस क्या है? ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है। लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब क्या है? लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब है कि किसी एक रूट लैंग्वेज से जितनी लैंग्वेज ओरिजिन हुई है, उन सभी लैंग्वेज को बोलने वाले सभी लोग क्या हैं? आर्यंस है। ठीक है। एंड ही क्लेम्ड कि जो संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन है, इवन ओल्ड पर्शियन रिलीजन, जो आज का ईरान है, पहले पर्शियन होता था, तो ओल्ड पर्शियन रिलीजन या फिर गोथिक रिलीजन, गोथिक लैंग्वेज, ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज, ये सभी मिल करके किसी एक ही लैंग्वेज से इनका ओरिजिन हुआ है। एंड ही नेम्ड दैट लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। उस लैंग्वेज का इन्होंने नाम दिया इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। एंड इन्होंने क्लेम किया कि इसी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से संस्कृत, लैटिन, ग्रीक जैसी लैंग्वेजेस, ओरिजिनल लैंग्वेज निकली हैं, और वो सभी उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कौन हैं? आर्यंस हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो लैंग्वेज का, जैसे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए इसको लेकर के, एंड हिज एग्जांपल वाज कि जैसे मदर है, मदर को संस्कृत में मातृ कहा जाता है, ग्रीक में मीटर कहा जाता है, एंड लैटिन में मातर कहा जाता है। उसी तरीके से फादर को पितृ कहा जाता है संस्कृत में, फिर ग्रीक में पैटर कहा जाता है, एंड यहां पर भी लैटिन में भी पैटर कहा जाता है। ब्रदर को उन्होंने भ्रातृ कहा, संस्कृत में भ्रातृ कहा जाता है, भ्रातृ कहा जाता है, एंड यहां पर भ्रातृ, मतलब ये जो नाम है, जैसे नेम है, नेम वर्ड है, उसको नामा कहा जाता है संस्कृत में, और ग्रीक में उसको ओनामा, एंड लैटिन में उसको नोमेन कहा जाता है। ये सभी एक दूसरे से लगभग काफी क्लोज एसोसिएटेड है, सभी का ओरिजिन रूट एक ही है, इसीलिए एक वर्ड एक दूसरे के साथ सिंबॉलिकली एक जैसा प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने संस्कृत के, ग्रीक के, लैटिन के, और कहा कि ये सभी एक से मिलते हैं, इनमें सिमिलैरिटी है, और ये सिमिलैरिटी बताती है कि ये सभी वर्ड किसी एक कॉमन रूट से ही निकले होंगे। तो उसी कॉमन रूट से जितने भी निकले वो सभी क्या हैं? आर्यंस हैं। ठीक है। तो अब इन्होंने आर्यंस को क्या प्रूव कर दिया? एक लिंग्विस्टिक ग्रुप। सिर्फ इन्होंने यही नहीं कहा कि वो कोई सिर्फ लैंग्वेज सिमिलैरिटी नहीं देगी, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने उनके जो ग्रामेटिकल डिजाइनिंग्स थी, जो ग्रामर बना था, चाहे वो संस्कृत ग्रामर हो, लैटिन ग्रामर हो, और या फिर ग्रीक ग्रामर हो, सबको मिला करके देखा कि उनका जो ग्रामेटिकल डेवलपमेंट है, जो ग्रामेटिकल थियरीज हैं, वो भी एक दूसरे से मिलती जुलती जा रही हैं। ठीक है। और जो वर्ड्स हैं उनका रूट भी सेम ही दिख रहा है। तो वर्ड का रूट भी सेम दिख रहा है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी सेम दिख रहा है, वोकैबुलरी भी सेम दिख रही है। तो इसका मतलब है कि ये सभी किसी सेम वर्ड, सेम लैंग्वेज से निकले होंगे, इसीलिए इनमें इतनी सारी सिमिलैरिटीज दिखती हैं।
और ये सारी सिमिलैरिटी वाले जो हैं वो क्या है, आर्यंस हैं। तो सर विलियम जोन्स ने आर्यन कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया, सर विलियम जोन्स इंट्रोड्यूस किया, सॉरी। फिर बाद में एक जर्मन स्कॉलर हैं मैक्स मूलर, एंड उनका एक फेमस स्टेटमेंट है इसके बारे में, आर्यंस के बारे में। वो कहते हैं, एक बार उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया हु वर द आर्यंस, तो उन्होंने कहा आई मीन नीदर ब्लड नॉर बोन्स नॉर हेयर नॉर स्कूल, स्कूल मतलब खोपड़ी, ठीक है, आई मीन सिंपल दोज हु स्पीक द आर्यन लैंग्वेज। तो उन्होंने सबको डिक्लेयर करके खारिज किया, आई मीन नीदर ब्लड, ब्लड से कोई आर्यन नहीं है, नॉर बोन्स, ना ही उनके बोन से कोई आर्यन है, ना ही उनके खोपड़ी से। जब हम रेस देखते हैं तो कहते हैं ना कि होमोसैपियंस है ये, तो उन्होंने कहा उससे भी नहीं, नॉर हेयर, या कोई बाल से भी नहीं, क्योंकि जब हम मंगोलैड के हेयर्स देखते हैं तो बाकी के हेयर से थोड़े अलग होते हैं, निग्रिटो के हेयर अलग होते हैं और एस्ट्रोलिस के अलग हेयर अलग होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उससे भी कोई अंतर नहीं है, अलग अलग हेयर वाले भी मिल करके आर्यंस हो सकते हैं। तो है कौन आर्यंस? तो उन्होंने कहा वन हु स्पीक कॉमन लैंग्वेज, जो कॉमन आर्यन लैंग्वेज बोलता है वो आर्यन है, ठीक है। तो इस तरीके से आर्यन एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के रूप में है, उसको मैक्स मूलर ने पॉपुलराइज कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे डायमेंशन हमने देखे कि आर्यंस एक रेशियल डायमेंशन आया जो कि इनिशियली यूरोप में आया फ्रेंच स्कॉलर ऑर्थर डिगेवेन्यू से, और उसके बाद फिर जो जर्मन स्कॉलर्स थे स्पेशली एच.एस. चैम्बरलिन और या फिर हेनरिक हिमलर जो कि हिटलर का फ्रेंड था, इन सब लोगों ने आर्यंस को एक रेस के रूप में प्रमोट किया। लेकिन जब इंडिया में आर्यन डिस्कवरी, उस पर और ज्यादा रिसर्च होना शुरू हुआ और सर विलियम जोन्स और मैक्स मूलर जैसे स्कॉलर्स उस पर काम करना शुरू किया, तो वो इस कंक्लूजन पर आए कि आर्यन एक कल्चरल कम्युनिटी है और एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो कि कॉमन रूप से पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो किसी रेस, ब्लड, बोन और स्कूल से अलग नहीं होते हैं। सो इन कंक्लूजन वी कैन से कि द आर्यंस वर नॉट अ बायोलॉजिकल रेस नॉर अ सिंगल होमोजेनस पीपल। वो कोई होमोजेनस ऐसा नहीं कि वो किसी एक जगह से आए हैं वही आर्यंस है, नहीं, कहीं के भी लोकल आर्यंस हो सकते हैं, ठीक है। दे आर बेस्ट अंडरस्टूड एज कि ये इंडो आर्यन जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो इंडो आर्यन कल्चर को शेयर करते हैं, वो सभी क्या है, आर्यंस है, ठीक है। ऐसा हम कंक्लूजन में कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जो इंडियन स्कॉलर्स रही हैं, जिसमें कि चाहे वो उपिंदर सिंह हो या फिर रोमिला थापर जैसे लोग भी हों, इन लोगों ने भी इसी बात को एक्सेप्ट किया है कि एक जो कॉमन कल्चर को इंडिकेट करने वाले लोग थे वही आर्यंस थे, ठीक है। तो ये तो कंक्लूजन आ गया कि आर्यंस थे कौन, तो वो कोई रेस नहीं है, वो कोई सुपीरियर ब्लड, प्योरेस्ट ब्लड या फिर सुपीरियर रेस नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक कॉमन कल्चर को फॉलो करने वाले लोग आर्यंस हैं। अब जब हम ये जानते हैं तो हमारे सामने एक और बात आती है कि अब इंडिया में आर्यंस, ओरिजिनल आर्यंस कब आए, इसको लेकर के भी ऑब्वियसली डिबेट है। आज काफी पॉपुलर डिबेट के रूप में आता है, जिसमें कि इंडियन आर्यन इन्वेशन थियरी और फिर आर्यन माइग्रेशन थियरी, फिर इंडियन ओरिजिन थियरी, ये बहुत सारी थियरी उसके साथ कनेक्टेड होती है, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने जितना डिस्कस किया उससे कनेक्ट करके एक क्वेश्चन आपके सामने है, एंड आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और लिख करके कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे ये लग रहा है कि मैंने जितना डिलीवर करना था जिससे कि आपको आर्यंस के बारे में एक थॉट बन सके, उतना आपके पास प्रॉपर आ गया है कंटेंट। तो अब आप इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। लिख करके कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ये वैल्यूएबल कंटेंट सबके साथ साझा हो सके। आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।